Hello students, I am back with the fifth lecture of our chapter, The Ailing Planet, Green Movement's Role. In the previous lecture, we have already discussed how our country, India, and how we the people of India are responsible responsible for the declining and decimating health of our planet Earth. किस तरीके अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से पूरा वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल है, वो तो है ही, लेकिन अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि इंडिया पर्टिकुलरली कैसे रिस्पॉन्सिबल है और इंडिया में जो डिफॉरेस्टेशन और उसका स्टैटिस्टिक्स हमने देखा. वी लुक्ड एट द फिगर्स एंड सम ऑफ द एस्टिमेशंस गिवन बाय आवर इकोनॉमिस्ट that how day by day the forests are decreasing and how day by day we are responsible for the declining health of our planet Earth. Now further we will discuss it further. There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society. इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जो भी चीज़ें जो डिक्लाइन हो रहे हैं, अर्थ का जो हेल्थ कंडीशन है वो ख़राब हो रहा है, या जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इसलिए इस वजह से भी ख़राब हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण है पॉपुलेशन. हर चीज़ के पीछे अगर देखा जाए तो हमारा रूट कॉज जिसको बोलते हैं वो है पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड्स बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज के कंजम्पशन बढ़ रहा है, एक्सपेडिशन बढ़ रहा है, और उस वजह से जो चीज़ें हैं वो कम पड़ जा रही हैं, रिसोर्सेज कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि डिमांड्स बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी तो उतना चाहिए, और उसकी वजह से हम लोग सस्टेन करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस उस चीज़ को यूज़ करते जा रहे हैं, और डे बाय डे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होता ही जा रहा है. तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है अर्थ के ह्यूमन सोसाइटी में. जिस तरीके से वर्ल्ड पॉपुलेशन में एनिमल के पॉपुलेशन की बात नहीं की जा रही है, बस ह्यूमन पॉपुलेशन की बात की जा रही है, क्योंकि हम लोगों के नीड्स इतने ज़्यादा हैं, ह्यूमंस का नीड इतना ज़्यादा है कि ह्यूमन वर्ल्ड के हर एक रिसोर्स को यूज़ कर रहा है. ठीक है, नेचर के हर एक रिसोर्स को यूज़ कर रहा है कौन? ह्यूमन बीइंग. और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड्स ऑब्वियस है कि वो इंक्रीज़ होगा ही होगा. तो जो भी फैक्टर्स हम देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. हमारे अर्थ के हेल्थ को बिगाड़ने में सबसे बड़ा कॉज यू कैन से कि कौन है? पॉपुलेशन. It took mankind more than 1 million years to reach the first billion. अच्छा, first when the human kind was started, when we were early men, जब हम लोग early men थे, उसके बाद लोगों को समझने में जो हमारे पूर्वज थे, यू कैन से ऐसे बोला जाता है ना, इवोल्यूशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो बंदर से एप और ये सब जिस तरीके से इवॉल्व हुए, उसके बाद ह्यूमन बना, अर्ली मैन आए, फिर ह्यूमन किस तरीके से इवॉल्व हुआ. तो ये जो हम लोग थ्योरी हम देखते आए हैं, तो ह्यूमन काइंड को अपना पॉपुलेशन को 1 बिलियन बनाने में कई साल लग गए. कई साल मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए. ठीक है, क्योंकि पहले एप था, बंदर, उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व हुआ चिंपैंजी, देन ऑरेंगुटन, देन इस तरीके से अलग अलग मंकी से ह्यूमन बनने में जो साल लगे हैं वो लगे हैं टोटल मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो और ह्यूमन को अपने पॉपुलेशन में फिर अर्ली मैन बनने के बाद भी ऐसा थोड़ी था कि जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हो गया पूरी तरीके से हम लोग ह्यूमन बन गए, उसमें भी ऐसा थोड़ी था कि तुरंत लोग प्रोक्रिएट करने लगे और पॉपुलेशन एक के बाद ऐसा बढ़ता गया. नहीं, उसको भी समझने में, इंसान को रिप्रोडक्शन समझने में, प्रोक्रिएशन समझने में बहुत टाइम लगा, और अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने में उन लोगों को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे. तो ह्यूमन को अपने पॉपुलेशन को 1 बिलियन बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे. लेकिन जब एक बार ह्यूमन इस चीज़ को समझ गया कि अपनी स्पीशीज़ को, उसको कैसे रिप्रोड्यूस करना, अपने यंग वंस को कैसे जन्म देना है, तो फिर ह्यूमन पॉपुलेशन को बिना समझे इंक्रीज़ करने लगे, अपनी स्पीशीज़ को बढ़ाने लगे.
तो दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 18,000, जब 19th सेंचुरी चल रही थी, यानी 1800 ईयर चल रहा था, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 बिलियन था, ठीक है। उसके बाद बाय द ईयर 1900 जब हुआ, यानी कि 20वीं सदी आई, तो अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, 2 बिलियंस हो गए। एंड 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और ये जो 20th सेंचुरी चल रही है, जब 20th सेंचुरी आई तो उसके बाद जो पॉपुलेशन था वो 3.7 बिलियन पहुंच गया। मतलब ह्यूमन समझ गया, मैनकाइंड समझ गया। तो देखो 1000 साल लग रहे हैं और किस तरीके से एक सेंचुरी पूरा लग रहा, 1800 to 1900 आ रहे हैं, यानी कि एक सेंचुरी लग रहा है पूरा, 1000 नहीं 100 साल लग रहे हैं पूरे 1 बिलियन को अचीव करने में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 1-2 साल में ही, 3-4 साल में ही, 10 साल में ही मिलियन इंक्रीज़ हो जा रहा है पॉपुलेशन। तो जबकि नीड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिमांड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, रिसोर्सेज घट रही है, सब कुछ पता है, लेकिन स्टिल पॉपुलेशन घटने का नाम नहीं ले रहा है। और the present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days the world population increase by 1 million. तो यहाँ तो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है इस बुक के हिसाब से, यानी ये बुक तो बहुत पहले छपा था, ठीक है, आज से 20 से 30 साल पहले की बात। इसमें अगर डेटा, अगर जो भी, जब ये बुक नहीं, आई मीन ये जो आर्टिकल जो छपा था, ये उस आर्टिकल की बात जो हम लोग कर रहे हैं, उस समय ये जो डेटा था वो था 5.7 बिलियन। उस समय डेटा 5.7 बिलियन था वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन था ये। और ये आर्टिकल आज से 30 साल पहले, 29 साल पहले लिखा गया है, ठीक है। तो उस टाइम पे वर्ल्ड पॉपुलेशन था 5.7 बिलियन, ऑलराइट। और अभी इंडिया का अकेले का पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन। अभी 2023 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट और सेकेंड मोस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, कंट्री है, ठीक है। इससे पहले चाइना था, चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था, लेकिन इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। एंड टुडे इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा इंडिया जो है वो टॉप पे है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और आज इंडिया का और चाइना का अकेले का पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन। इंडिया एंड चाइना, तो बाकी पूरे वर्ल्ड का छोड़ ही दीजिए। 2.8 बिलियन इधर ही हो गया अप्रॉक्स, ऑलराइट। तो आप सोच सकते हैं कि पॉपुलेशन किस तेज़ी से बढ़ा है। 1800 में 1800 ईयर 1800 में जब 1800 चल रहा होता था तो उसको बोलते थे 19th सेंचुरी, ठीक है। और 1900 को बोलेंगे 20th सेंचुरी। उसी तरीके से अभी 2000 चल रहा है तो ये है 21st सेंचुरी, ऑलराइट। इस तरीके से सेंचुरी बोला जाता है। तो हर साल देखो, हर 100 साल के बाद इसमें क्या हुआ, यहाँ तक जो पॉपुलेशन था वो 1 बिलियन था, ठीक है। उसके बाद 1900 में 1 बिलियन और ऐड हो गए, तो 1 + 1 2 बिलियन हो गया। और अभी 20th सेंचुरी में देखो तो 2 बिलियन तो सिर्फ हमारे 2 कंट्री का पॉपुलेशन हो रखा है 21st सेंचुरी में। तो सोचो पॉपुलेशन किस स्पीड से बढ़ रहा है, किस तादाद में बढ़ रहा है। और यहाँ पे ये आर्टिकल 30 साल पुराना है, उसके हिसाब से ये आर्टिकल ने बोला है कि हर 4 दिन पे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 मिलियन बढ़ जा रहा है। इस आर्टिकल के हिसाब से वर्ल्ड का हर चौथे दिन में वर्ल्ड का पॉपुलेशन 1 मिलियन बढ़ जा रहा है। तो अभी वो मल्टीप्लाई होकर के कितना हो गया होगा, तो यू कैन इमेजिन दैट, ऑलराइट। Fertility falls as income rise, education spreads and health improves. Fertility falls as income rise. Fertility जब घटती है तो इनकम बढ़ता है। एक घर में मान लो 4 लोग हैं, ठीक है।
2 ही लोग हैं कमाने वाले, घर में इनकम आ रहा है, चलो 1 ही लोग है कमाने में। जनरली घर में जो मेल मेंबर होता है, हमारे इंडियन सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो मेल मेंबर होता है घर का, वो कमाता है। जैसे मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें मेल मेंबर जो है वो घर में एक लौता सोर्स ऑफ इनकम है समझो। और क्या हो रहा है कि उस मेल मेंबर का कमाया हुआ 3-4 लोगों में खर्च हो रहा है। अब जैसे जैसे सपोज उसके 2 बच्चे और होते हैं तो 4, तो इनकम पर हेड तो क्या होगा, जो खर्च है वो कम होता जाएगा, घटता जाएगा। इनकम जितना है उतना ही रहेगा, खर्च बढ़ रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फर्टिलिटी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे इनकम घटता है, और वैसे ही फर्टिलिटी घटेगा। जैसे घर के में मेंबर्स कम होंगे तो इनकम बढ़ेगा, है ना। घर में कुछ पैसे वो खर्च कर रहा है तो कम लोग हैं तो पैसे बच भी जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर पॉपुलेशन घर के अंदर ही ज़्यादा है तो जितना भी वो कमाता है वो घर में ही सबके एजुकेशन, खिलाने पिलाने, रहने, कपड़े, सब चीज़ में खर्च हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि फर्टिलिटी फॉल्स, फर्टिलिटी जब घटती है, जब नंबर ऑफ़ मेंबर्स घटते हैं तो इनकम राइज होता है, इनकम बढ़ता है, एडुकेशन बढ़ता है, ठीक है। घर में लोगों को पता होता है कि मेरा इनकम अगर इतना है, अगर तो वो 2 लोग ही रखेंगे, अगर 2 ही बच्चे हैं या 1 बच्चा। अब तो लोग थोड़े बहुत समझदार हो रहे हैं तो उनको पता है कि सिंगल चाइल्ड इज़ गुड, क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है, मेडिसिन बहुत महंगी हो गई है, हॉस्पिटैलिटी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। तो एक इंसान का, एक बच्चे का अपब्रिंगिंग करना इतना आसान नहीं रह गया है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए। तो लोग इस चीज़ को अब जा कर के रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड दे आर अप टू सेकेंड, दे मोर, यू कैन से कि बहुत होता है तो दे अग्री टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड, अदरवाइज दे आर हैप्पी विद द सिंगल चाइल्ड, ओके। तो कम मेंबर होते हैं, एक कंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है वो एडुकेटेड होती है, क्योंकि वहाँ पे एडुकेशन का खर्च कम होता है। अब एक घर है जिसमें सपोज़ मिडिल क्लास फैमिली है, तो कई बार क्या होता है कि इनकम कम होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई रोक दी जाती है कि नहीं, हम इससे इतना नहीं पढ़ा पाएंगे, हम उससे ज़्यादा नहीं। अगर एक बच्चा है तो उसको आप उस पर अपना पूरा खर्च करके उसको अच्छा एडुकेशन दे सकते हो। लेकिन वही 3 बच्चे हैं तो उतनी इनकम में आपको उस 3 बच्चे को पढ़ाना है तो आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हो। तो उस वजह से क्या होता है कि एजुकेशन में भी बच्चे पीछे रह जाते हैं, पॉपुलेशन पीछे रह जाता है। तो फर्टिलिटी कम होने की वजह से, यानी कि पॉपुलेशन कम होने की वजह से इनकम तो बढ़ता ही है, एडुकेशन फैलता है, ठीक है। चारों तरफ एडुकेशन, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो एडुकेटेड होता है, एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, और हेल्थ भी अच्छा रहेगा। जितने कम लोग रहेंगे घर में, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा होगा, आपके आसपास जितने कम लोग रहेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा होगा, सेफ होगा, हाइजीनिक होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, कंट्री आपका खर्च उठा पाएगी, आपकी चीज़ों को सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर पाएगी। लेकिन वही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट क्या होता है, अपने पैर पीछे खींच लेता है कि इतने जन का हम नीड कैसे पूरा करेंगे। तो किसी का कर पाता है, किसी का नहीं कर पाता है, और कुछ चीज़ें कभी पीछे ही रह जाता है कि छोड़ो, इससे अच्छा है करो ही मत, ठीक है। तो उससे वो चीज़ें क्या हो जाती है, वहाँ करप्शन बढ़ रहा है ओवर पॉपुलेशन की वजह से। तो हर चीज़ का रूट कॉज यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ओवर पॉपुलेशन। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, सब कुछ कट रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ कट रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, लोग उतनी ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर स्कूल जाता है कोई एक घर से तो एक बस है सपोज़, तो बस में अगर 10 बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो एक गाड़ी का ही पेट्रोल, और एक ही गाड़ी से जो एक गाड़ी में पेट्रोल लग रहा है या डीजल लग रहा है तो रिसोर्स उतना ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर वही 10 बच्चे अपनी अपनी गाड़ियों से जाने लगे तो उस 10 गाड़ी का पोल्यूशन सबसे पहले, दूसरा 10 गाड़ी में वही उतना ही अमाउंट ऑफ यू कैन से जो रिसोर्स है हमारा नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, जो वापस नहीं, सॉरी एग्जॉस्टिबल रिसोर्स जो ख़त्म हो जाएगा, जो वापस नहीं आएगा, रिन्यू नहीं होगा, वो सारा रिसोर्स भी क्या हो रहा है, एक की जगह 10 गाड़ी में खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं सोचते हैं। बच्चे चाहते हैं या हाई फाई जो एडुकेशन या
हाई एलीट क्लास पे पीपल होते हैं, वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो अपनी सेपरेट पर्टिकुलर गाड़ियों में बच्चों को छोड़ने स्कूल जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल बस में ट्रैवल करें या लोकल बस में ट्रैवल करें, जबकि बस में ट्रैवल करना इज़ नॉट यू कैन से कोई स्टेटस वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात आपके स्टेटस की नहीं है, यहाँ पे रिसोर्स को इस्तेमाल करने की है, रिसोर्स को बचाने की है। आप अलग अलग 10 गाड़ियों में एक एक बच्चे को छोड़ने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे 10 टाइम्स पेट्रोल खर्च हो रहा है, ठीक है, और वो 10 टाइम्स पेट्रोल हमारा 10 टाइम्स रिसोर्स के बराबर है। वही अगर एक गाड़ी में वही 10 बच्चे एक ही बस में चले जाएं तो सिर्फ एक गाड़ी का पेट्रोल खर्च होगा, एक बार रिसोर्स इस्तेमाल होगा, और पोल्यूशन भी सिर्फ एक गाड़ी से फैलेगा, 10 अलग अलग गाड़ियों से नहीं फैलेगा। तो ये समझना, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग वी फेल टू अंडरस्टैंड that how we are exploiting our resources which are non-exhaustible, which are non-renewable। जो चीज़ वापस नहीं आएगी, जो एक बार खर्च हो गई तो खर्च हो गई, ना ही उसको नया बनाया जा सकता है, ना ही उसको वापस लाया जा सकता है। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाना है, और ये बात वी आर फेलिंग टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, और ये सब कहाँ से आता है? एजुकेशन से आता है। ऑलराइट, thus development is the best contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in number continues। और डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है? गर्भ निरोधक। मतलब पॉपुलेशन को बढ़ाना है तो उससे डेवलपमेंट भी तो रुक रहा है, तो डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि people should use contraceptives, and then but development itself may not be possible। लेकिन development खुद बे खुद नहीं आएगा if the present increase in number continues। जिस तरीके से जो तादाद बढ़ रही है, अगर वो चलता रहा, वो कंटिन्यू रहा, तो डेवलपमेंट दूर दूर तक कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आज हो सकता है कंट्री इंडिया बहुत डेवलप कंट्री में काउंट होता है, लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो नीड्स भी तो बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट का खर्च भी बढ़ रहा है, लोगों के इनकम उतने नहीं हैं, तो ये जो इनकम पूरा होने की वजह से हम लोग एक एक घर का जो इनकम होता है वो उतना ही है, कमाने वाला इंसान उतना ही है, लेकिन घर में पॉपुलेशन उतना बढ़ जाने की वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घट जाता है। ठीक है, आप जो चीज़ हाईफाई और बहुत अच्छे से हाइजीनिक तरीके से और अच्छे स्टैंडर्ड में कर सकते थे, वो चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस वहाँ पे क्या होता है कि डेवलपमेंट मार खा जाता है, वहाँ आप डेवलप नहीं कहलाते हो, आप रेगुलर कहलाते हो, आप या तो स्ट्रगलिंग हो या तो आप अंडर डेवलप्ड हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओवर पॉपुलेशन की वजह से पीछे रह जाती है, लैग कर जाती हैं, और इसीलिए ये बोलता है कि दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। किसी कंट्री को डेवलप करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो डेली डेली बढ़ रहा है उस चीज़ को, उस पर रोक लगाया जाए। The rich gets richer, the poor begets children which condemn them to remain poor। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो रिच हैं और एजुकेटेड हैं उनको पता है, उनके पास अथाह पैसा, उनको ये बात मालूम है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से हो सकता है, वो कैसे वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेते हैं। सपोज यहाँ किसी बहुत रिच आदमी का, आई विल नॉट कॉल अ पर्टिकुलर नेम, बट स्टिल आई एम सेइंग कि इंडिया का जो सबसे रिचेस्ट आदमी है वो अपने बच्चे को सबसे रिचेस्ट और सबसे अच्छे जगह पे एजुकेशन देगा, या जितने भी रिच पीपल हैं वो अपने बच्चे को सबसे अच्छी जगह पे एजुकेशन देते हैं। ठीक है, मेहनत, और यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा भी उतनी ही मेहनत करता है पढ़ाई को लेकर के, तो वो जस्ट बिकॉज एक बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ कर के आया है, फॉरेन में पढ़ के आया है, और ही हैज़ दैट यू कैन से प्रिविलेज एंड प्रेस्टिजियस डिग्री, तो उसकी वजह से उसको बहुत हाई फाई पोस्ट पे जॉब मिल जाता है और उसकी इनकम और है बढ़ जा रही है, तो उसका इनकम कहीं भी कम नहीं होता है। और यहाँ पे ये बच्चा मेहनत करके पढ़ाई में उतना ही अच्छा है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसकी वजह से जिस पैसे की वजह से ये इसको बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन पहले से नहीं मिली, तो इसको स्ट्रगल करना पड़ता है कहीं पे जा कर के, तब जा कर के इसको एक अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन दैट टू उतना कंपेयर्ड नहीं। और बहुत यू कैन से 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो लोग
ऐसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से निकल करके और दे राइज, और ऐसा ये जो स्ट्रगल स्टोरी बनती है आगे जा कर के और बहुत रिच हो जाते हैं, ये 100 में से 10 ही रहते हैं। लेकिन जो 90 लोग रहते हैं, ये फैक्ट है, ये आपको मानना पड़ेगा कि वहाँ यहाँ पे स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली अपने छोटे से इनकम में अपने बच्चे को क्या कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज एजुकेशन दे रहा है, बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा। और वो तो यहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाने की वजह से वो जो स्टेटस है कि हाँ ये इस स्कूल में पढ़ाई, ये इस स्कूल में पढ़ाई, इस स्कूल में पढ़ा है, इसकी एजुकेशन यहाँ से हुई है, ये सब जॉब में इफेक्ट करती है। और उसके बाद जॉब भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई और अच्छे पैकेज वाला नहीं मिलता है, इसको स्ट्रगल करके वहाँ पहुँचना पड़ता है। उसको जस्ट हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और ये सब कॉलेज के नाम पे ही बहुत अच्छा जॉब मिल जाता है, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाता है, इसका पैकेज बहुत लाखों करोड़ों का है। तो रिचर क्या हो रहा है, रिच क्या हो रहा है, ऑलरेडी ये लोग रिच थे और रिचर हो रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। और ये यहाँ पे क्या है कि पुअर चिल्ड्रन बिगेट, जो गरीब हैं वो लोग क्या करते हैं, पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर। और ये लोग दोषी रह जाते हैं इस चीज़ के, क्योंकि उनके आसपास उनके घर और ये सब चीज़ का जो माहौल है, क्योंकि जो गरीब के घर के बच्चे हैं वो लोग को पहले से कहीं ना कहीं ये एहसास दिला दिया जाता है कि तुम गरीब हो और तुम एक गरीब फैमिली में पैदा हुए हो, ठीक है। तो इन लोग को ऐसा फील कराया जाता है कि तुम गरीब हो इसलिए तुम दोषी हो, ऑलराइट, ये उनके मन में डाल दिया जाता है, जैसे गरीब होना एक पाप है या एक जुर्म है, सॉर्ट ऑफ दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है द पुअर बेगेट चिल्ड्रन, जो गरीब हैं वो लोग जब बच्चे पैदा करते हैं, विच कंडेम, जिससे ये कंडेम देम टू रिमेन पुअर, और उनको ये बात का एहसास दिला देते हैं कि तुमको गरीब ही रहना है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। क्या होता है कि गरीब हैं तो चाहते हैं कि जैसे ही बच्चा 14, 12, 13 साल का हो और काम करना शुरू कर दे। इनको ऐसा लगता है जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतने ज़्यादा घर में इनकम होगी, उतने जल्दी हम अपने बच्चे को, ढेर सारा बच्चा पैदा होगा और जैसे ही 12-13 साल का होगा सब एक बार कमाने लगेगा तो घर में बहुत सारी इनकम आने लगेगी। तो ये सोच करके क्या होता है, गरीब के बच्चे जो हैं वो उनको पहले ही एहसास दिला दिया जाता है कि तुम गरीब हो और तुमको इतने में ही रहना और तुमको इतना ही कमा करके लाना है, ऑलराइट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज़्यादा बच्चे होने का ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा वर्कर है आपके घर में, ज़्यादा काम करने वाले लोग होंगे। तो पुअर मेंटालिटी, पुअर लोगों की मेंटालिटी, जो लेबर क्लास है उनकी मेंटालिटी यही है कि जितने ज़्यादा बच्चे उतने ज़्यादा घर में हेल्पिंग हैंड होंगे और उतने ज़्यादा घर में इनकम आएगी। मेरली मोर पीपल विदाउट वर्क, जबकि इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा घर में बच्चे होंगे उतने ज़्यादा लोग विदाउट वर्क रहेंगे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप सबको अच्छी एजुकेशन दे पाओ। एक टाइम के बाद जाकर के वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। इट डज़ नॉट सजेस्ट दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरीली स्टेरिलाइज। और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। क्या हो जाता है ना कि एक घर में लोग जैसे भीड़, मैंने आपको कुछ चैप्टर्स में भी बताया है कि किस तरीके से एक घर में 10-10 लोग रह रहे हैं और पूरे खचाखच भरे हुए हैं एक घर में लोग, और रहने की जगह नहीं है, एक ही रूम में किसी तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, उसी कोने में बाथरूम है, उसी कोने में किचन है। तो ये एक स्टेरिलाइज्ड कंडीशन में वो लोग नहीं रह रहे हैं, साफ़ सुथरे यू कैन से स्थायी उनका रहने का जो स्थिति है वो स्थायी नहीं है। वैसे इंसान कितने दिन रहेगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट सजेस्टेड, ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि वो ह्यूमन है, उनको कैटल के जैसा ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। ये बिल्कुल ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन को ह्यूमन के जैसे ही रहना चाहिए। आप भेड़ बकरियों को एक रूम में बंद कर सकते हो, ढेर सारे को, वो लोग एक रूम में एडजस्ट करें, लेकिन आप ह्यूमन हैं, हम लोग ह्यूमन हैं, ह्यूमन को कैटल के जैसा सजेस्ट रहने के लिए नहीं करना चाहिए। But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of population and perpetuation of property. लेकिन इतनी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी तो ह्यूमन बीइंग है, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब आप वॉलंटरीली, मतलब खुद सामने आ करके, आपको ये एहसास, फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ये आपको कोई समझा नहीं सकता है
हाँ गवर्नमेंट इसको इम्पोज कर सकती है स्ट्रांगली, लेकिन इस चीज़ को आपको खुद समझना होगा, आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए, हर एक ह्यूमन बींग को रियलाइज़ होना चाहिए कि ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, इल इफ़ेक्ट्स हैं, और किस तरीके से वो आपको और आपके एनवायरनमेंट को, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, हर चीज़ को वो क्या करता है, डिप्लीट कर देता है, ख़त्म कर देता है, गिरा देता है। तो बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसको आपको खुद समझना होगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। और विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, हाँ एक चीज़ हो सकता है कि गवर्नमेंट या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और कोअर्जन का मतलब होता है दबाव। ठीक है, जब तक गवर्नमेंट, कौन देगा दबाव? ऐसा तो नहीं है कि कोई पड़ोसी आकर के आपको दबाव देगा कि नहीं तुम्हारे 4 बच्चे हो गए अब तुमको 5वां बच्चा नहीं करना है, नहीं। कोअर्जन का मतलब है कि कोई स्ट्रिक्ट दबाव, यानी गवर्नमेंट की साइड से आपके कंट्री का जो अथॉरिटी है वो आपको दबाव देगा कि नहीं, एक घर में सिर्फ 2 ही बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, और ये कहाँ से आएगा? सिर्फ 2 ही चीज़ के बीच में इसका चॉइस है, आपके पास 2 ही चॉइस है, या तो गरीबी में रहो या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। ठीक है, आपके पास इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचता। अगर आप पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हो तो आपको गरीबी में रहना पड़ेगा, और गरीबी अगर नहीं देखनी है, पॉवर्टी नहीं देखनी है, तो आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। मैंने फिर से बोला कि ये आर्टिकल 30 साल पुराना है, और उस समय जो पॉपुलेशन था इंडिया का वो था 920 मिलियन। ठीक है, 920 मिलियन, जो कि अब पहुंच गया है 1.4 बिलियन तक, मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। उस समय अफ्रीका और साउथ अमेरिका के टोटल पॉपुलेशन को मिला दो तब भी इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा था इन दोनों कंट्री से। ठीक है, अभी तो खैर इंडिया सबको टॉप कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. कोई भी, no one familiar with the condition in India would doubt that hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि जिस तरीके से इंडिया में कंडीशन आ रहे हैं, लोग हर एक झोपड़ी में भूख की वजह से मरते हुए नज़र आएंगे। ये आशा तो नहीं करना चाहिए ऐसा, जब अगर अनलेस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो। क्योंकि देखो अभी ही आप इंडिया का कंडीशन देख लो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है, पॉवर्टी उतनी ही ज़्यादा है। कोविड के बाद जितने भी लोग अपने जॉब छोड़ करके अपने अपने घर वापस आए, उन लोग कितने ही लोग रास्ते में शहरों शहरों तक पैदल चले, ट्रैवल किए पैदल चल करके, और रास्ते में कितना हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हो गया था कि जितने लेबर क्लास लोग थे मुंबई दिल्ली सब जगह को छोड़ करके अब पैदल अपने बच्चों के साथ किसी तरीके से आ रहे थे, पैदल वापस। उनके पास खाने के लिए नहीं था, यहाँ आने के बाद उनके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। उनको छोड़ो, अच्छे खासे MBA किए हुए, अच्छे खासे इंजीनियरिंग किए हुए लोग, BTech किए हुए लोग आज अनएम्प्लॉयड घर में बैठे हुए हैं। तो दिस नथिंग कुड बी वर्स देन दिस। इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो एक कंट्री में जहाँ इतनी हाईफाई एजुकेशन पाने के बाद भी, इतने हायर एजुकेशन के बाद भी जब लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो जो लेबर क्लास हैं, जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उन लोगों की तो बात ही छोड़ दो। तो ये जो कंडीशन है ये आंखों देखा है, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, और इस बात को कोई फॉल्स होप भी नहीं देना है कि लोग भूख से मर जाएंगे अपने अपने झोपड़ियों में अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया इंडिया में। तो ये और सब कंट्रोल नहीं करना है, प्रायोरिटी देनी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, मतलब सबसे ऊपर अगर किसी चीज़ को रखना है, अगर सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सबसे पहला प्रायोरिटी का मतलब सबसे ऊंचा जो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, सबसे पहला ध्यान जिस चीज़ पे होना चाहिए उसको प्रायोरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इंसान का, ह्यूमन बीइंग का सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि उनको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, नहीं तो उनके खुद के घरों में लोग भूख से मरते हुए नज़र आएंगे।
हमने बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर या आर्टिकल अगर आप इकट्ठा करने लगो तो न्यूज़पेपर में हर दिन आपको कोई ना कोई ऐसा आर्टिकल मिलेगा जहाँ पे महाराष्ट्र में लोग सुसाइड, बहुत सारे हर साल इतने फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, क्योंकि उनके लैंड में ड्रॉट हो जाता है, सुखाड़ पड़ जाती है और उसके वजह से उनके पास कुछ भी कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई दूसरा ऑक्यूपेशन नहीं है। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लोग होप उनका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, उनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने की वजह से, एडुकेशन नहीं होने की वजह से, और घर में 4-4 5-5 बच्चे होने की वजह से ये चीज़ उनको खा जाती है अंदर से कि मैं कहाँ से उनका देखभाल करूँगा, मैं कैसे उन लोगों को खिलाऊँगा, एक वक्त का रोटी दे पाऊँगा। और ये सोच करके दे फील सो डिप्रेस्ड, दे फील सो डिसहार्टेंड कि वो टूट जाते हैं पूरी तरीके से और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है एंड दे कमिट सुसाइड। हर साल अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखो तो आप एक आंकड़ा आपको खुद सामने आ जाएगा, कभी सर्च करना कि एवरी ईयर हाउ मेनी फार्मर्स कमिट सुसाइड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, तो वहाँ पे ड्रॉट बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। तो सोचो कि सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है उनके पास और जस्ट बिकॉज उनके पास एडुकेशन नहीं है। अगर वही चीज़ एडुकेशन होती उनके पास तो क्या होता कि वो दूसरा सोर्स ऑफ कुछ और दूसरा काम कर सकते थे, लेकिन वो लोग होप्स ख़त्म हो जाता है उनका। दूसरी चीज़ कि उनके माँ बाप जो रहे होंगे उनके भी 4-5 बच्चे 6 बच्चे होंगे। आप अपने ही दादाजी या अपने मामा मौसी का तादाद देख लो तो हर एक घर में कितने सारे बच्चे होते थे। उसकी वजह से कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एडुकेशन उनको क्या मिला, उसकी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रह गया। और अब जो दुनिया जिस ऊंचाई पे चली गई है उसके हिसाब से हम लोग कहाँ पे हैं अभी, और उस स्टैंडर्ड को मैच करना हमारे लिए अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कुछ भी ऐसा मिरेकल, हर जगह पे मिरेकल काम नहीं करता है। मैंने बोला ना 10 आउट ऑफ 100 भी तो मैंने बहुत बोल दिया, 10 मैंने बहुत बोल दिया, लेकिन स्टिल 10 आउट ऑफ 100 लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ज़मीन से उठ करके सीधा आसमान की ऊंचाइयों को छू लेते हैं और कुछ मिरेकल हो जाता है। मेहनत सबको काम आती है, मेहनत कभी असफल नहीं जाती। ये वाला चीज़ पहले बोला जाता था, लेकिन अब आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा कामयाब या यू कैन से स्मार्ट वर्क ज़्यादा कारगर है और यू कैन से स्मार्ट वर्क ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, हार्ड वर्क की जगह दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत एक लेबर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम इनकम उसी की होती है। लेबर जितनी फिज़िकली जितना हार्ड वर्क करता है, मिस्त्री उससे थोड़ा कम करता है, लेकिन मिस्त्री की इनकम ज़्यादा होती है। और उससे भी कम इंजीनियर का काम करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनकम इंजीनियर की होती है। उससे कम इंजीनियर से थोड़ा ज़्यादा ठेकेदार करता है, तो ठेकेदार की इनकम ज़्यादा होती है। तो देखो कि लेबर, फिर मिस्त्री, फिर ठेकेदार, फिर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो भी, तो कैसे जितना काम कम है उतनी उनका इनकम उतना ज़्यादा है ना। जितना काम कम उतना उनका इनकम ज़्यादा है। लेबर सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, सबसे कम इनकम उसका है। ठीक है, उससे थोड़ा कम काम करता है, कम मेहनत वाला काम मिस्त्री करता है, बस बैठे उसको लेबर सब कुछ ला के देता है, उसको हाथ पाँव चलाना होता है। मेहनत वाला काम बहुत ज़्यादा उसका नहीं होता है। आई मीन कंपेयर टू लेबर के जितना तो नहीं होता है, लेकिन स्टिल मिस्त्री की इनकम लेबर से ज़्यादा होती है। और उससे भी ज़्यादा मेहनत अगर एक फ़ीमेल लेबर कर रही है, जिसको हम लोग रेजा कहते हैं, तो उसकी इनकम तो और कम होती है। तो जितनी कड़ी मेहनत उतना इनकम कम, है ना। एक ऑटो मैकेनिक या एक जो मोटर मैकेनिक होता है, जो गैराज में जो लोग काम करते हैं, एक इंजीनियर को वो उतने अच्छे से वो गाड़ी बना देगा, ठीक है, डिज़ाइन कर देगा ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लेकिन जितना एफिशिएंटली वो काम कर सकता है, जितना मोटर मैकेनिक किसी का गाड़ी का पुर्जा किसमें लगा करके वो क्या नहीं कर देगा। ठीक है, जितनी खराबी होती है उसको रिपेयर कौन करता है, तो वो गैरेज वाला करता है, लेकिन उसकी इनकम करोड़ों में और इसकी इनकम शायद 100, 200, 500, इसको कमाने में इसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो आप देखो कि यहाँ हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कितना डिफरेंस आ गया। और ये सबका एक बहुत पतला सा थ्रेड है इनके बीच में, क्या है, एडुकेशन, जो इनको सेपरेट कर देता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एडुकेटेड है इसलिए स्मार्ट वर्क कर पाता है, ये एडुकेटेड नहीं है इसलिए इसको हार्ड वर्क करना पड़ता है, और वहीं पे इनका इनकम क्या होता है, राइज एंड फॉल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस कहाँ से आया, एडुकेशन से। और ये एडुकेशन कैसे मिला, उसके घर में
नंबर ऑफ़ पीपल कम थे, तो उसके पापा का अगर इनकम 1000 रुपये है, 2 लोग हैं, यहाँ पे एक लेबर है और एक मिडिल क्लास है और एक लोअर मिडिल क्लास है, दोनों का इनकम 1000 रुपये है, ठीक है। तो एक ये जो लेबर क्लास है उसके घर में 4 बच्चे हैं, वो अपने बच्चे को उसका 1000 रुपये उन 4 बच्चे और अपने 6 लोगों में डिवाइड होता है। यहाँ पे उसका इनकम सिर्फ एक बच्चा और यहाँ अपने वाइफ हस्बैंड में यानी 3 लोगों में डिवाइड हो रहा है। और उसमें भी वो अपने सबसे ज़्यादा खर्च अपने बेटे के एजुकेशन में करता है कि हमको उसको बहुत अच्छा एजुकेशन देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है, उसको वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है अपने बच्चे को, और यहाँ पे ये जस्ट पढ़ाना भी चाहता है तो ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाता है क्योंकि इसके घर में पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसको इक्वली सबको पढ़ाना है, इक्वली सबको देखना है। तो आई यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्सेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू गिव यू हियर, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि पॉपुलेशन किस तरीके से हर एक चीज़ को वो पॉपुलेशन एक ऐसा पपेट है जो आपको नचाता है हर तरीके से, कि आपकी फैमिली को, आपके एजुकेशन को, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, आपके डेवलपमेंट को, आपके कंट्री के डेवलपमेंट को। आप डेवलप्ड होगे तभी तो आपका कंट्री डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है एजुकेशन पे और पॉपुलेशन पे, तो पॉपुलेशन से ही एजुकेशन है, अंडरस्टूड। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, सो विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।